Assalamu alaikum to all the friends. Welcome back on another video. My name is Arslan Sami and you are watching my channel Learn with Arslan. आज की इस वीडियो का टॉपिक है शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। आज की इस वीडियो में हम शिमला कॉन्फ्रेंस पर मुकम्मल बहस करेंगे, इसके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे, फिर शिमला कॉन्फ्रेंस थी क्या और इसके रिज़ल्ट्स क्या निकले उसके बारे में हम तफसील से जो है जानेंगे, इसके बारे में मुकम्मल हम डिस्कस करेंगे। इससे पिछला वीडियो लेक्चर जो है वो गांधी जना मुज़ाकरात के बारे में, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल को विज़िट कीजिए, वहाँ पर भी वो वीडियो मौजूद है और इस वीडियो के लास्ट पर भी मैं वो वीडियो मेंशन कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को करिएगा लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 जो है ये 25 जून को मुनक़िद हुई शिमला के मकाम पर। शिमला कॉन्फ्रेंस 25 जून को शिमला के मकाम पर जो है वो मुनक़िद हुई। सबसे पहले अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। तो शिमला कॉन्फ्रेंस से पहले दो बड़े इवेंट हो चुके थे। एक था CR फार्मूला और दूसरा था हमारे पास गांधी जना मुज़ाकरात, गांधी जना मुज़ाकरात। और दूसरा था गांधी जना मुज़ाकरात। हो तो ये दोनों फैल गए थे, ना CR फार्मूला कामयाब हो सका और ना ही गांधी जना मुज़ाकरात जो है अपनी कामयाबी पर पहुंच सके। लेकिन CR फार्मूला में हिंदुओं पर यह बात जो है वो बावर हो गई थी। हिंदू ये बात जान गए थे कि वो मुस्लिम लीग के बगैर हिंदुस्तान में कुछ नहीं है, वो मुस्लिम लीग के बगैर हिंदुस्तान में कोई भी फैसला जो है अपने तौर पे वो नहीं कर सकते जब तक मुस्लिम लीग उनका साथ न दे। और उसके बाद गांधी जना मुज़ाकरात में भी हिंदुस्तान की तकसीम पर बात हुई कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी के दरमियान। तो हिंदुस्तान की तकसीम पर भी इनके दरमियान जो है बड़ी तफसील से आपस के दरमियान बहस हुई, एक दूसरे को खतूत लिखे। और इस पर मज़ीद अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो इन दोनों टॉपिक्स पर भी मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये दो बड़ी इवेंट्स थे जो है शिमला कॉन्फ्रेंस से पहले हो चुके थे। और मैंने आपको बताया था कि जो है सेकेंड वर्ल्ड वार जारी थी जिसका आगाज़ 1939 में हुआ था और 1945 में ये जो है वार एंड हुई थी। और हुकूमत बरतानिया जो कि अब इत्तेहादी ताकतों के साथ था, तो इन्होंने हुकूमत बरतानिया ने जो है वो जापान और जर्मनी पर फतह हासिल करी थी, इन पर कामयाबी हासिल कर ली थी। जापान और जर्मनी पर जो है इन्होंने कामयाबी हासिल कर ली थी। अगर आप वर्ल्ड वार के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पे कई वीडियोस लेक्चर मौजूद हैं, आप जाकर देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको बुक के साथ जो चीज़ें रेफरेंस हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। तो वर्ल्ड वार का आगाज़ जारी था, सेकेंड वर्ल्ड वार का दौर जारी था और जो है अब इत्तेहादी क़ुव्वतों में जो है बरतानिया थी, उन्होंने जर्मनी और जापान पर जो है इन्होंने अपनी कामयाबी हासिल कर ली थी। तो इस दौरान जो है अब इन्होंने जो अंग्रेज़ थे तो हुकूमत बरतानिया ने हिंदुस्तान के जो है वो मुस्तकबिल का फ़ैसला करना था, हिंदुस्तान के आगे जाके हमने क्या करना है, क्योंकि उन्होंने अब हिंदुस्तान पे भी अपना जो है होल्ड वो तो कायम रखना था। तो इस दौरान जो है वो सामने आते हैं लॉर्ड वीवल जो है उन्होंने लॉर्ड वीवल जो है वो सामने आते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम जो हैं हिंदुस्तान में जो है वो इंतज़ामी कौंसिल बनाएंगे, हम हिंदुस्तान में जो है इंतज़ामी कौंसिल बनाएंगे। तो इंतज़ामी कौंसिल का स्टूडेंट्स काम ये होता है कि वो किसी भी जो इंतज़ामी कौंसिल होती है वो मुल्क के इंतज़ामात वगैरह को देखती है। तो उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान के इंतज़ामात वगैरह को चलाने के लिए, हिंदुस्तान के जो हम इंतज़ामात वगैरह चलाएंगे उन तमाम चीज़ों को चलाने के लिए हम एक जो है इंतज़ामी कौंसिल बनाएंगे। और अब इस इंतज़ामी कौंसिल के जो मेंबर्स होंगे, इसके जो अरकान होंगे वो हम हिंदुस्तान की सियासी जमातों से लेंगे। जो बड़ी सियासी जमातें हैं, कांग्रेस हो गई, मुस्लिम लीग और दीगर जमातें जो है इनसे हम वो मेंबर लेंगे और वो हिंदुस्तानी ही होंगे जो हिंदुस्तान के इंतज़ामात वगैरह को चला रहे होंगे। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो
लॉर्ड वीवल ने जो है वो इन्होंने कहा कि हम इंतज़ामी कौंसिल बनाएंगे और हम सियासी जमातों में से जो है वो मेंबर्स मुंतखब करेंगे। लॉर्ड वीवल ने पहली बात जो कही, उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस से जो है कांग्रेस से हम कांग्रेस से जो है वो अपने 6 मेंबर कांग्रेस से जो है इंतज़ामी कौंसिल के लिए 6 मेंबर लेंगे। इंतज़ामी कौंसिल के लिए जो है हम कांग्रेस में से कांग्रेस अपने 6 मेंबर जो है वो मुंतखब करे। हम 6 मेंबर जो है कांग्रेस से लेंगे। उसके बाद जो है हम 5 जो मेंबर होंगे, 5 मेंबर वो हम मुस्लिम लीग से लेंगे। मुस्लिम लीग से लेंगे 5 मेंबर जो है वो मुस्लिम लीग मुंतखब करे। और जो है उसके बाद 3 मेंबर जो होंगे वो अक़लियती जमातें मुंतखब करें। वो जो है ना हम अक़लियत में से ले लेंगे। जो 5 मेंबर होंगे वो हम अक़लियत में से ले लेंगे। तो टोटल जो है 14 अरकान पर 14 मेंबर्स पर जो है ये एक इंतज़ामी कौंसिल बनाई जाएगी। अब दोबारा से मैं आपको इन तमाम चीज़ों का एक दफ़ा दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा मकसद ये है कि आपको ये चीज़ें अच्छी तरह समझ में आएँ और आप पेपर में भी अच्छी तरह परफॉर्म करके आएँ, अच्छे नंबर अच्छे मार्क्स हासिल करें। और कोई भी टेस्ट वगैरह आपके स्कूल का तो आप उसमें भी जो है ना अच्छा परफॉर्म करें। तो एक दफ़ा मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि वर्ल्ड वार जो है अपने तकरीबन एंड को थी, तो उस दौरान उन्होंने अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला करना था। तो लॉर्ड वीवल ने कहा कि हिंदुस्तान में अब इंतज़ामी कौंसिल बनाई जाएगी। इस इंतज़ामी कौंसिल के जो अरकान होंगे, इस इंतज़ामी कौंसिल के मेंबर होंगे, वो हम हिंदुस्तान की सियासी जमातों से लेंगे। उन्होंने कहा कि 5 मेंबर जो है वो मुस्लिम लीग मुंतखब करेगी, 6 मेंबर जो हैं वो कांग्रेस मुंतखब करेगी इस इंतज़ामी कौंसिल के लिए, और 3 मेंबर जो हैं हम वो अक़लियत में से लेंगे। इंतज़ामी कौंसिल थी क्या, जिसने हिंदुस्तान के इंतज़ामात वगैरह चलाने थे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो 14 अरकान पर ये मुश्तमिल जो है ये एक कौंसिल बनाई जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद जो है लॉर्ड वीवल और कांग्रेस जो है, लॉर्ड वीवल और कांग्रेस ये दोनों ये चाहते थे कि अब हमने मुस्लिम लीग को कहा है लॉर्ड वीवल ने कि वो अपने जो है वो 5 अरकान मुंतखब करेगी। 5 मेंबर जो है मुस्लिम लीग मुंतखब करेगी, मुसलमान अपनी जमात में से वो मुंतखब करेगी। तो कांग्रेस और लॉर्ड वीवल ये चाह रहे थे कि मुस्लिम लीग जो है वो 5 अरकान मुंतखब ना करे, 4 मेंबर जो है वो मुस्लिम लीग मुंतखब कर ले। अपनी जमात में से 4 मेंबर जो है वो मुस्लिम लीग मुंतखब कर ले, और बाकी जो 1 मेंबर है वो या तो कांग्रेस मुंतखब करे या लॉर्ड वीवल जो है वो ख़ुद मुंतखब कर लें। कहने की बात ये कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है सिर्फ़ और सिर्फ 4 मेंबर मुंतखब करेगी अपनी जमात में से। जो एक 5वां जो मेंबर होगा वो जो है वो गैर मुस्लिम लीगी होगा। जो 4 मेंबर होंगे वो मुस्लिम लीग में से होंगे, और 1 मेंबर जो होगा वो गैर मुस्लिम लीगी होगा वो मेंबर मुसलमान ही। तो इस दौरान जो है एक पंजाब की पार्टी सामने आती है, यूनिस्ट पार्टी। ये पंजाब की जो है ये एक काफ़ी बड़ी पार्टी थी, यूनिस्ट पार्टी। और इसके रहनुमा थे सर हिज़रत हयात टवाना साहब। सर हिज़रत हयात इसके जो रहनुमा थे वो थे हिज़रत हयात टवाना साहब। सर हिज़रत हयात टवाना भी इसके जो है वो इसके रहनुमा थे यूनिस्ट पार्टी के। तो ये कह रहे थे, ये यूनिस्ट पार्टी और कांग्रेस ये कह रही थी कि जो 4 अरकान हैं, जो 4 मेंबर हैं वो मुस्लिम लीग खुद मुंतखब करे, और जो है 1 मेंबर वो गैर मुस्लिम लीगी होगा, वो मुस्लिम लीग में से नहीं होगा, वो मुस्लिम लीग नहीं मुंतखब करेगी। तो इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जो मुस्लिम लीग जो दावा कर रही है हिंदुस्तान में कि वो ही मुसलमानों की अलग नुमाइंदा जमात है। मुस्लिम लीग क्योंकि कई टाइम से जो है वो दावा करती आई थी कि हिंदुस्तान में मुस्लिम लीग जो है वो मुसलमानों की अलग सियासी जमात है, एक मुसलमानों की जो है वो नुमाइंदगी करती है। तो इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मुस्लिम लीग जो है वो मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं है कि कांग्रेस में और यूनिस्ट पार्टी इन दोनों में जो है मुसलमान रहनुमा हैं, मुसलमान रहनुमा इन दोनों भी हैं में भी हैं, और वो भी जो है वो काम करें, और वो तो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान जो है वो सेपरेट होके
उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान में मुस्लिम लीग जो है वो अलग नुमाइंदा जमात नहीं है, वाहिद मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात जो है वो मुस्लिम लीग नहीं है। इस वजह से नहीं है कि जो बाकी और पार्टीज़ हैं जिस तरह कांग्रेस है और ये यूनिस्ट पार्टी है, तो इनमें भी मुसलमान रहनुमा जो हैं वो अपने काम करें, इनमें भी मुसलमान रहनुमा मौजूद हैं। इस वजह से मुस्लिम लीग जो है यहाँ पर वाहिद नुमाइंदा जमात नहीं है। और जो है मुस्लिम लीग सिर्फ अपने 4 मेंबर मुस्लिम लीग मुंतखब करे, जो 1 मेंबर होगा वो जो है वो गैर मुस्लिम लीग ही होना चाहिए, वो मुस्लिम लीग में से नहीं होना चाहिए। तो अब इसके नताइज क्या निकले, इसके रिज़ल्ट क्या निकले, अब हम इसकी तरफ जाते हैं। तो इस दौरान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना रद्द अमल सामने किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा कि हम जो है 5 के 5 मेंबर हम ख़ुद मुंतखब करेंगे। हम जो है 5 के 5 मेंबर जो है वो ख़ुद मुंतखब करेंगे, 1 मेंबर जो है हम किसी और को मुंतखब नहीं करने देते। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस बात पर डटे रहे, इस बात पर अड़े रहे कि जो 5 के 5 मेंबर हैं ये मुस्लिम लीग ही में से मुंतखब होंगे, बाकी और कोई इसको मुंतखब नहीं कर सकता। तो अब जो है वो इनके आपस के दरमियान जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान और क्लैशेस आने लग गए और इनके दरमियान आपस में जो है वो दूरी आ गई थी। और इस दौरान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस बात पर डटे रहे कि जो है मुस्लिम लीग ही 5 के 5 मेंबर जो हैं वो इंतज़ामी कौंसिल के लिए वो मुस्लिम लीग में से ही मुंतखब होंगे, बाकी कोई जो है इसको मुंतखब करने का हक़ नहीं रख सकता। तो अब कांग्रेस और लॉर्ड वीवल इस बात पर डटे हुए थे, नहीं मुस्लिम लीग जो है वो 4 मेंबर मुंतखब करे और मुस्लिम लीग सिर्फ 4 मेंबर मुंतखब करे और 1 मेंबर जो है वो कोई और मुंतखब कर देगा, वो गैर मुस्लिम लीग ही होगा। ठीक है, तो ये था सारी शिमला कॉन्फ्रेंस। तो इस दौरान जो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लॉर्ड वीवल के साथ मुज़ाकरात ना हो सके और वो नाकाम हो गए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी बात पर डटे रहे और कायद-ए-आज़म और जो है लॉर्ड वीवल अपनी बात पर डटे रहे। इस तरह जो है ये शिमला कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गई थी। तो अब इधर एक क्वेश्चन राइज मैं करता हूँ कि आखिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी बात पर क्यों डटे रहे कि नहीं 5 के 5 हम मेंबर जो हैं वो ख़ुद ही मुंतखब करेंगे। तो स्टूडेंट्स उसकी वजह ये थी कि कायद-ए-आज़म क्योंकि इन्होंने कहा था कि मुस्लिम लीग जो है वो हिंदुस्तान में वाहिद नुमाइंदा जमात नहीं है। तो अगर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस टाइम पर उनकी बात मान लेते, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मान लेते ठीक है जी 4 मेंबर हम मुंतखब करते हैं, 1 आप कर लें, तो फिर ये बात वाज़ेह हो जाती कि मुस्लिम लीग जो है वाहिद नुमाइंदा जमात नहीं है। और वो पिछले जो है 1940 से के बाद जो मुतहरिक हो रहे हैं और पाकिस्तान के लिए मेहनत करें, पाकिस्तान की बात करें और वो हर फोरम पर जाके कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की अलग नुमाइंदा जमात है, तो इस तमाम उनकी मेहनत पे भी पानी फिर जाता। क्योंकि आगे जाके जब वो पाकिस्तान का मुतालबा करते तो वो कहते कि हम कैसे दें, आपने खुद ही उस टाइम पे कहा था कि मुस्लिम लीग जो है हिंदुस्तान में उनकी वाहिद नुमाइंदा जमात नहीं है और शिमला कॉन्फ्रेंस में आपने तो उसका खुद एतराफ़ किया था। इस वजह से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी बात पर डटे रहे कि नहीं जो है हम 5 के 5 मेंबर अपने खुद मुंतखब करेंगे और मुस्लिम लीग ही हिंदुस्तान की जो है वो वाहिद नुमाइंदा जमात है। तो यहाँ पर तो ये बात नहीं वाज़ेह हो रही थी क्योंकि शिमला कॉन्फ्रेंस भी नाकाम हो गई थी। तो आगे फिर 1945 और 1946 के 1945 और 46 के जो इंतखाबात हुए तो उनमें फिर उन्होंने ये कहा कि चलें अब इन इंतखाबात में हम अंग्रेज़ गवर्नमेंट ने कहा कि देख लेंगे क्या मुस्लिम लीग ही हिंदुस्तान की वाहिद नुमाइंदा जमात है या कोई और जमात जो है वो हिंदुस्तान की नुमाइंदा जमात है। अब किसकी बात ठीक थी वो आगे फिर इस इलेक्शन में वाज़ेह हो गया था कि क्या मुस्लिम लीग हिंदुस्तान की वाहिद नुमाइंदा जमात है या और कोई। तो इंशाल्लाह वो चीज़ हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, वेट कीजिए अगले टॉपिक का। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो अब जो है मैं बुक की तरफ आता हूँ एक दफ़ा दोबारा से, लेकिन एक दफ़ा मैं अब दोबारा से ये चीज़ें रिवाइज़ कर देता हूँ कि
उस टाइम पे इंतज़ामी कौंसिल बनानी थी। लॉर्ड बिबल ने इंतज़ामी कौंसिल बनाने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था 6 मेंबर जो होंगे वो कांग्रेस के मुंतखब होंगे, 5 मेंबर मुस्लिम लीगी होंगे और 3 मेंबर जो है अक़लियत में से होंगे इस कौंसिल में। और ये जो है ये कौंसिल 14 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। तो इस दौरान लॉर्ड बिबल और कांग्रेस इस बात पर आगे थे कि 4 मेंबर जो है मुस्लिम लीग खुद मुंतखब कर ले, क्योंकि उनको 5 मेंबर का कहा गया था कि 5 मेंबर जो है अब आप मुंतखब कर ले। लेकिन उन्होंने कहा था कि अब 4 मेंबर जो है वो मुस्लिम लीग मुंतखब करेगी, 1 मेंबर जो है वो गैर मुस्लिम लीगी होगा, वो मुस्लिम लीग में से नहीं होगा मुसलमान ही। तो इस बात पर उन्होंने ये भी कहा था कि मुस्लिम लीग हिंदुस्तान की वाहिद नुमाइंदा जमात नहीं है, क्योंकि और मेंबर भी हैं मुसलमान ही हैं जो कांग्रेस में भी काम कर रहे हैं और जो यूनिस पार्टी है उसमें भी काम कर रहे हैं। तो इस दौरान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी बात पर डटे रहे, नहीं 5 के 5 मेंबर जो हैं वो मुस्लिम लीग ही मुंतखब करेगी, वो मुस्लिम लीगी ही होंगे। तो इस दौरान इनके आपस के दरमियान मुज़ाकरात नहीं हो सके और शिमला कॉन्फ्रेंस हो गई नाकाम। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। और अब हम चलते हैं बुक की तरफ। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 बरसीगीर पाक व हिंद के आइनी मसले को हल करने के लिए और जंग अजीम 2 में जापानियों के खिलाफ जंग को मुनज़्ज़म करने के लिए एक कोशिश की गई। और जून 1945 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विल ने एक मंसूबे का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल को इंतज़ामी कौंसिल की दोबारा तश्कील देने का एन दिया जाए। उस दौरान जो है लॉर्ड वीवल ने ये ऐलान कर दिया था कि हिंदुस्तान में जो है वो एक इंतज़ामी कौंसिल बनाई जाएगी। और उसके बाद उन्होंने ये भी वाज़ी किया था कि कौंसिल मुनज़्ज़म सियासी जमातों की नुमाइंदगी करेगी। ये कौंसिल जो है मुनज़्ज़म सियासी जमातों की नुमाइंदगी करेगी। इसके जो नुमाइंदे होंगे वो हिंदुस्तान की मुनज़्ज़म जमातों में से होंगे, यानी हिंदुस्तान की जो बड़ी जमातें हैं उनमें से होंगे। इसमें हिंदुओं और मुसलमानों को यकसा नुमाइंदगी दी जाएगी और कौंसिल में गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के अलावा दाखिली मालियात और अमूर खारजा समेत तमाम अमूर हिंदुस्तान को सौंप दिए जाएंगे। उन्होंने ये कहा कि जो है इसकी नुमाइंदगी जो है यहाँ पर दोनों मुसलमान और हिंदू दोनों को यकसा नुमाइंदगी दी जाएगी। वो दोनों इस जमात की जो है बराबर से नुमाइंदगी करेंगे। और उन्होंने कहा कि ये इंतज़ामी कौंसिल में शामिल होंगी और जो दोनों जमातें हैं ये मिलकर हिंदुस्तान के जो है इंतज़ामात वगैरह चलाएंगी। और इस कौंसिल का जो हेड होगा, इनका जो हेड होगा वो जो है वो गवर्नर जनरल होगा। इसका जो हेड होगा वो गवर्नर जनरल होगा। अच्छा, इस मंसूबे पर मुज़ाकरात करने के लिए वायसराय ने हिंदुस्तान के बड़े लीडरों को शिमला आने की दावत की। तो वायसराय जो है लॉर्ड वीवल ने उन्होंने हिंदुस्तान के बड़े लीडरों को शिमला आने की दावत दी और 25 जून को इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। और 25 जून जो है ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। मुजवज़ा कौंसिल में हिंदू मुस्लिम नुमाइंदगी के तनासब और मुख्तलिफ फ़िरक़ों की नुमाइंदगी के नामजदगी के बारे में मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के दरमियान सख्त इख्तलाफात सामने आए थे कि वो जो नुमाइंदों की उनकी नामजदगी होगी तो उसके इनके दरमियान इख्तलाफात आ गए थे कि मुस्लिम लीग कह रही थी हमने अपने 5 के 5 मेंबर जो है वो मुस्लिम लीगी होने चाहिए, हम खुद मुंतखब करेंगे। और कांग्रेस ये कह रही थी नहीं 4 मेंबर जो है वो मुस्लिम लीग मुंतखब करे और जो है इनके 1 मेंबर जो है वो गैर मुस्लिम लीगी होगा, वो कोई और मुंतखब कर लेगा। तो इस दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान सख्त इख्तलाफात भी सामने आए। कायद-ए-आज़म और मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ था कि कौंसिल में 5 मुसलमान नुमाइंदों की नामजदगी मुस्लिम लीग करेगी, जबकि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और कांग्रेस के दीगर लीडर इस बात की नुमाइंदगी के लिए तैयार न थे। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये कह रहे थे कि जो 5 के 5 मेंबर हैं वो खुद मुस्लिम लीग ही मुंतखब करेगी और बाकी मेंबर जो हैं वो ये बात मानने को तैयार न थे। इस तरह पंजाब की यूनिस्ट पार्टी के रहनुमा सर हयात टवाना भी कौंसिल की एक सीट के लिए कायद-ए-आज़म के इस मुतालबे की मुखालफत कर रहे थे और वही कौंसिल के लिए मुसलमान नामज़द के मुखालफत कर रहे थे कि वही कौंसिल के लिए मुसलमान नुमाइंदा नामज़द करेंगे। और इस दौरान मैंने आपको बताया कि यूनिस्ट पार्टी के एक नुमाइंदा थे सर हयात टवाना, वो भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मुखालफत कर रहे थे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे थे कि 5 के 5 मेंबर भी हम खुद मुंतखब करेंगे। तो इस बात पर वो भी उनकी मुखालफत कर रहे थे। वायसराय ने दोनों पार्टियों से नुमाइंदगी की फ़हरिस्त देने को कहा था कि आपने कहा कि अब आपने अपने नुमाइंदे जो है मुंतखब कर दिए हैं तो उनके नाम की हमें आप फ़हरिस्त देने को। कायद-ए-आज़म ने यह फ़हरिस्त देने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि पहले इस असूल को मान लें कि सिर्फ मुस्लिम लीग ही मुसलमान मुसलमान नुमाइंदे नामज़द करेगी। वायसराय ने ये कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यह कहा कि आपको हम फ़हरिस्त नहीं देते और उन्होंने इस बात
फहरिस्त देने से सबसे पहले इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये पहले आप ये बात मान लें कि जो है सिर्फ मुस्लिम लीग ही 5 के 5 नुमाइंदगे जो है वो अपने नामज़द करेगी। अगर आप हमारी ये बात मान लेते हैं तो डेट्स ऑल, हम आपकी जो है बात मान लेते हैं और हम आपको अपने बंदों की फहरिस्त दे देते हैं जो आपकी इंतज़ामी कौंसिल में शामिल हो जाएंगे। वायसराय के लिए नामुमकिन था कि वो मुस्लिम लीग के ताउन के बगैर आर्जी हुकूमत की तजवीज़ पर अमल कर सके। अब वायसराय भी ये नहीं कर सकते कि मुस्लिम लीग क्योंकि हिंदुस्तान की एक बड़ी जमात थी और वो अब काफ़ी लीड रखती थी, अगर मुस्लिम लीग का कोई बात न मानी जाती तो फिर भी कोई इंतज़ामात वगैरह नहीं चल सकते थे, क्योंकि एक ये भी हिंदुस्तान की अब एक बड़ी जमात है और इस पर कई ज़्यादा लोग हैं और अब इनको ये लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते थे। निगलेक्ट जो है अब ये इन लोगों को निगलेक्ट नहीं कर सकते थे। वायसराय के लिए ये भी नामुमकिन था कि वो मुस्लिम लीग के ताउन के बगैर आर्जी हुकूमत की तजवीज़ अमल में ले आए। लिहाजा उन्होंने खुद ही इस इतराफ़ के साथ कॉन्फ्रेंस की नाकामी का ऐलान किया कि वो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ पार्टियों में मुआहदे कराने में नाकाम रहे हैं। ताहम ये फैसला किया कि पार्टियों के नुमाइंदे हैसियत जानने के लिए इंतखाबात कराए जाएंगे। तो जो बात मैंने आपको एंड पे बताई थी कि उन्होंने कहा था कि क्योंकि कांग्रेस कह रही थी कि हिंदुस्तान में जो है अलग मुस्लिम लीग वाइज नुमाइंदा जमात नहीं है, तो उन्होंने कहा कि अब नुमाइंदा जमातों की हैसियत जांचने के लिए, नुमाइंदा जमातों की हैसियत जानने के लिए हम आगे इंतखाबात कराएंगे। फिर वो 1945 और 1946 के इंतखाबात पे वाज़े हो गया था कि कौन सी पार्टी थी जो हिंदुस्तान के कौन सी पार्टी थी कि जो हिंदुस्तान में हैसियत रखती थी। तो इस बात का जवाब अब आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलेगा। 1945 और 1946 के जो इंतखाबात होंगे उसमें मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर अब भी आपको कोई जहन में डाउट है या आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आएँ, मैसेज कर आप मुझे इस कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा। और एक बार फिर कहता हूँ, अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को करिएगा लाइक और इस चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और एक अच्छा सा कमेंट कर दिए करें, क्योंकि आप कमेंट करते हैं और वो मुझको मोटिवेट करता है, मुझे मोटिवेट करता है और फिर मैं जो नई वीडियो बनाता हूँ वो पहले से भी अच्छे अंदाज में कोशिश करता हूँ कि बनाऊँ और आपको चीज़ें अच्छी समझ में आएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।